तो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा टिपिकली वॉइस के ऊपर रहेगा। इससे पहले हमने एक्टिव पैसिव वॉइस की थ्योरेटिकल क्लास भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसकी एक प्रैक्टिस क्लास 1 भी हो चुकी है, जिसके अंदर मैंने 25 MCQs आपको करवाए थे वॉइस के ऊपर, राइट। तो जिस बच्चे ने वॉइस के ऊपर, जैसे एसएससी का जो एग्जाम होता है उसके टीयर 2 में स्टूडेंट्स ये 15 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। 15 to 20 क्वेश्चन आपको वॉइस के ऊपर आते हैं एसएससी के टीयर 2 में, ठीक है। और टीयर 1 के अंदर तो नो डाउट वॉइस नहीं आती है, लेकिन जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी वॉइस पूछी जाती है, चाहे आप पंजाब का कोई एग्जाम फाइट कर रहे हो, चाहे हिमाचल का, चाहे हरियाणा का। और सीजीएल का मेनली वॉइस, पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन का ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत मस्ट है। तो जिन बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले चैनल पे जाके इसकी थ्योरेटिकल क्लास जरूर देखे बच्चा, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी आपको थ्योरी बताई है, कौन से टेंस की वर्ब कैसे मॉडिफाई होती है और कैसे टाइप्स के क्वेश्चन चेंज होते हैं। क्योंकि जब आपकी थ्योरेटिकली आप साउंड होंगे तभी आप जो है इसके एमसीक्यूज को सही ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे, राइट। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। एमसीक्यूज प्रैक्टिस क्लास 2 रहेगी ये, राइट। तो इसके अंदर भी हम आज 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एग्जाम लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे, जो सीजीएल के एग्जाम का जो लेवल है तो उसके एग्जाम लेवल को ही हिट करेंगे कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन आप देख सकते हैं, a sentence has been given in active voice or passive voice. Out of the 4 alternatives is suggested, select the one which best express the same sentence in passive active voice and mark your answer in the answer sheet, right। तो कभी भी ध्यान रखना है स्टूडेंट, पेपर में एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन सिंपली आता है चेंज द वॉइस। अब वो एक्टिव से पैसिव में जाएगा या पैसिव से एक्टिव में जाएगा, वो आपको सेंटेंस को देख के ही पता लगेगा। समटाइम्स क्या होता है कि ऑलरेडी आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस दी जाती है, अगर वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो फिर आपको उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो फिर आपको उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो इट कैन बी चेंज, एक्टिव से पैसिव भी हो सकता है, पैसिव से एक्टिव भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेइंग इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन। सो इन लास्ट सेशन आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल you people have to recognize, you have to identify the tense first of all. If you people are able to identify the tense, then फिर आप जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे और अपने सही उत्तर तक पहुंचोगे। अब जब मैं सेंटेंस को रीड कर रहा हूं, इंडिया इज इवॉल्विंग अ न्यू प्लान टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन, तो इसमें इज इवॉल्विंग से मुझे समझ आ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। अब मेरा अगर वॉइस एक्टिव वॉइस अच्छा होगा तो इमीडिएटली जब मैं इसके टेंस को आइडेंटिफाई कर पाने में सक्षम हूं, एबल हूं, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि इसका पैसिव वॉइस में क्या स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो जब भी कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है या पास्ट कॉन्टिन्यूस में होती है तो उसके पैसिव वॉइस में हमेशा ही बीइंग को पुट किया जाता है। अब अगर मैं ए ऑप्शन के साथ जाऊं, अ न्यू प्लान, चलो हम मान लेते हैं कि इसका अ न्यू प्लान इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो अगर ए ऑप्शन के साथ जाते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट बीइंग नहीं दे रहा है, तो ए ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें हैज बीन में चला गया, टेंस ही बिल्कुल बदल रहा है, जबकि स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दी है, तो हैज बीन के साथ हम नहीं जा सकते, राइट। और थर्ड वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इज इवॉल्विंग बोल रहा है, यहाँ पे वॉज बीइंग इवॉल्व्ड बोल रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट को पास्ट में मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा हमारा करेक्ट, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। सो अ न्यू प्लान इज बीइंग इवॉल्व्ड बाय इंडिया टू कंट्रोल हर पॉपुलेशन, राइट। अब आप सोचोगे कि सर इंडिया के साथ ये आगे हर क्यों लगा रहा है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, नेशन के साथ हम हमेशा ही नाउन का फेमिनिन जेंडर यूज करते हैं, इंडिया एंड हर पीपल। वैसे जब इंडिया को हम मदरलैंड सेंस में लेते हैं तो इसके साथ हर लगाते हैं प्रनाउन का केस, नाउन का इसमें जो है फेमिनिन जेंडर यूज किया जाता है, इंडिया एंड हर पीपल, राइट। लेकिन जब हम इंडिया को एज ए कंट्री डिनोट करते हैं तो इंडिया एंड देयर पीपल भी हो सकता है, राइट। इंडिया एंड देयर पीपल भी हो सकता है या इंडिया एंड इट्स पीपल भी हो सकता है, लेकिन हर को हम तब लेते हैं जब हम इसको एज ए मदरलैंड डिनोट करते हैं सेंटेंस में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर इसका डी बनेगा स्टूडेंट। कम टू द सेकंड वन, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन, वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, फाउंड आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो द लॉक वाज फाउंड बाय अस ब्रेकिंग लास्ट नाइट,
द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, द लॉक वॉज ब्रोकन बाय अस लास्ट नाइट, या द ब्रोकन लॉक वी फाउंड लास्ट नाइट। तो आपको देखना है वी फाउंड द लॉक ब्रोकन लास्ट नाइट, मतलब किसी के द्वारा जो है लॉक को पहले से तोड़ दिया गया था पिछली रात, राइट। तो सो द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रेकिंग लास्ट नाइट, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा स्टूडेंट। द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, या फिर जो है द लॉक वॉज ब्रोकन बाय अस लास्ट नाइट, हमारे द्वारा तो नहीं तोड़ा गया लॉक को। द ब्रोकन लॉक वी फाउंड लास्ट नाइट, ये भी गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा इसमें बी। ठीक है, तो द लॉक यहाँ पे पहले आएगा, वी का अस बन जाएगा, बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट। ये जो चीज लिखी है बाद में, ये जो है बेसिकली एज इट इज रहेगी ब्रोकन लास्ट नाइट, सिर्फ इसका स्टार्टिंग वाला हिस्सा ही मॉडिफाई होना था। द लॉक वॉज फाउंड बाय अस ब्रोकन लास्ट नाइट, राइट। द लॉक वॉज ब्रोकन बाय अस लास्ट नाइट, मीनिंग बदल रहा है, हमने लॉक को नहीं तोड़ा था। द ब्रोकन लॉक वी फाउंड लास्ट नाइट, ये बिल्कुल ही गलत है, आंसर बनेगा बी। Come to the question number third, the statement saying they should shoot the traitor dead. They should shoot the traitor dead. Now we are, यहाँ पे हमें पता लगना चाहिए that the given sentence is in there is a model, basically should is a model, right? Like will, would, shall, should, ये सारे मॉडल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो मॉडल वाली टाइप के साथ हम बी लिख के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो शूट, शॉट, शॉट होता है। सबसे पहले आप देख लीजिए, द ट्रेटर शुड बी शॉट एट बाय देम, यहाँ पे देखो शॉट एट कर रहा है, यहाँ पे शॉट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे शॉट के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे शॉट के साथ बाय लगा रहा है, और लास्ट वाले में ये ऑप्शन तो बाय मिस्टेक यहाँ पे शायद लिखी हुई है, ये नहीं है ऑप्शन कोई भी इस क्वेश्चन की, 4 ही ऑप्शंस हैं। सो आपको ध्यान रखना है, द ट्रेटर शुड बी शॉट एट बाय देम होगा, या द ट्रेटर शुड बी शॉट देम होगा। यहाँ देखो बाय नहीं लगा रहा तो बी ऑप्शन ड्रॉप हो जाएगी। द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड बाय देम होगा, ठीक है। तो शूट, शॉट, शॉट होता है, तो क्या यहाँ पे शॉट एट बाय देम होगा, या द ट्रेटर शुड बी शॉट डेड बाय देम होगा। तो शॉट के साथ ना प्रेपोजिशन एट भी आती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द ट्रेटर शुड बी शॉट एट बाय देम, शॉट एट बाय देम, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए बनेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th, हु इनॉग्रेटेड द फेयर। इनॉग्रेटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले आप चेक करो कि हु का बाय हुम कहाँ नहीं बना रहा है, तो ए ऑप्शन भी नहीं दे रहा है बाय हुम के साथ, बी ऑप्शन भी नहीं दे रहा है बाय हुम के साथ। हु जब भी एक्टिव वॉइस में आता है तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट बाय हुम के साथ किया जाता है। और हु हम सभी बच्चे, आप सभी बच्चे जानते होंगे स्टूडेंट कि हु एक WH वर्ड है, और WH वर्ड के साथ के बाद हमेशा ही, पहले मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, WH वाले क्वेश्चन करवाए थे कि हेल्पिंग वर्ब पहले प्लेस होती है। सो बाय हुम के बाद यहाँ पे वॉज लगा रहा है, बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड, बाय हु लिख रहा है यहाँ पे, तो बाय हु भी नहीं होगा, आंसर बनेगा सी। सो बाय हुम वॉज, क्योंकि इनॉग्रेटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम सिंपली जाएंगे वॉज के साथ। सो बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड, तो डी ऑप्शन भी वैसे डायरेक्ट एलिमिनेट हो सकती है, क्योंकि बाय हु नहीं होता, बाय हुम में हु कन्वर्ट किया जाता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, क्लोज द डोर्स। क्लोज द डोर्स, अब हमें पता है कि दरवाजा बंद कर दो, तो ये ऑर्डर टाइप है, और ये एक इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती है जब भी कोई सेंटेंस स्टूडेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं गिवन होता, राइट। तो क्लोज यहाँ पे V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें लेट का रूल बने लगेगा। सो लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, सो द डोर्स आर टू बी क्लोज्ड, द डोर्स शुड बी क्लोज्ड, या लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, या अलाउ द डोर्स टू क्लोज। अब डोर्स कोई लिविंग बीइंग तो नहीं है कि उसको अलाउ करेंगे, तो ये सारी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे आर की वजह से गलत है, आंसर बनेगा स्टूडेंट सी। इसका रूल ये होता है कि लेट लगाना होता है, और हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना होता है, और ऑब्जेक्ट के साथ हमें बी को पुट करना होता है, और बी के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ये होता है इंपेरेटिव टाइप का रूल, राइट। तो आंसर बनेगा लेट द डोर्स बी क्लोज्ड, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। टू द क्वेश्चन नंबर 6, दिस शर्ट कांट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। अब हमें पता लग गया कि बाय लगा रहा है, बाय मी बोल रहा है, तो बाय लगने से आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, ये ऑलरेडी स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में गिवन है, राइट। अब मी यहाँ पे दे रहा है, तो मी का आई उठ जाएगा, आई कांट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर।
तो हमें आंसर ए मिल चुका है और यही इसका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वियरिंग ऑफ दिस शर्ट एनी लॉन्गर इज नॉट पॉसिबल। मीनिंग मॉडिफाई हो रहा है। दिस शर्ट इज टू वॉर्न आउट टू बी वॉर्न एनी लॉन्गर, बिल्कुल गलत आंसर है। दिस वॉर्न आउट शर्ट, ऐसा तो बोल ही नहीं रहा, राइट। वॉर्न आउट, आउट कहां से आया? सो आई कांट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। अब जब आप इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही बनेगी जो ऊपर दी हुई है। तो इसका मतलब कि ऑलरेडी पैसिव था, हमने इसको एक्टिव में कन्वर्ट करा। कम टू द सेवंथ वन, लायन डजंट ईट ग्रास हाउएवर हंग्री ही मे बी। सो हाउएवर हंग्री ही मे बी, देखो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, ही मे बी। हाउएवर हंग्री ही मे बी, यहाँ पे भी सही लिखा हुआ है। एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ थोड़ा बदल रहा है। अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी, हाउएवर हंग्री ही मे बी। यहाँ पे भी मतलब एंडिंग वाला जो पार्ट है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा पैसिव वॉइस में, सिर्फ इसमें चेंज होगा ये स्टार्टिंग वाला पार्ट, राइट। सो अ लायन, सो ग्रास, ग्रास इसमें ऑब्जेक्ट है, ईट इसमें मेन वर्ब है, डज नॉट इसमें हेल्पिंग वर्ब है। सो ग्रास, अब डजंट जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो हम जाएंगे इज एम आर के साथ। सो ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी। ग्रास इज नॉट, देखो यहाँ बीइंग लगा रहा है क्योंकि इंडेफिनेट में है तो बीइंग नहीं आ सकता। यहाँ पे ग्रास इज ईटन नॉट बोल रहा है, बिल्कुल गलत है। ग्रास इज यहाँ फिर से बीइंग लगा रहा है, गलत हो जाएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रास इज नॉट ईटन बाय अ लायन हाउएवर हंग्री ही मे बी, राइट। तो टेंस का इसमें ध्यान रखना चाहिए, आपके टेंस पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, आपको ये पहचान करना आना चाहिए कि डजंट है तो यार यहाँ पे इज एम आर के साथ जाना है, ठीक है। डिड नॉट है तो मुझे वॉज वर के साथ जाना है। हैज हैव है तो मुझे हैज बीन हैव बीन के साथ जाना है। कम टू द एट्थ वन, someone saw him picking up a gun, so he was seen pick up a gun by someone, he was seen picking up a gun by someone, he was seen when he was picking up a gun, गलत है, इसमें when कहां से आ गया? he was seen by someone pick a gun, तो इसका राइट आंसर बी बनेगा स्टूडेंट। ए भी गलत है, पिकअप लिख रहा है जबकि ऊपर पिकिंग अप अ गन है, राइट। तो ही वॉज सीन, हमने सिर्फ इसको चेंज करा है और कुछ भी नहीं करा। ही वॉज सीन पिकिंग अप अ गन बाय समवन। कम टू द नाइन्थ वन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस वन, ये एसएससी में एक बार पूछा गया सवाल है। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। अब सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है स्टूडेंट, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि वॉज वर और थर्ड फॉर्म हमेशा ही पैसिव स्टेट में लिखा जाता है, एक्टिव में नहीं लगता। ही वॉज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन मतलब उसको रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया था, राइट। तो बोल रहा है ही वॉज मेड टू रिजाइन, तो रिजाइन वॉज इज ऑब्लिगेशन, ये तो मीनिंग चेंज हो गया। या रेजिग्नेशन ऑब्लिगेटेड हिम, रेजिग्नेशन थोड़ी उसको मजबूर करेगा, राइट। तो क्या मजबूर करता है? जैसे मान लो सपोज आप कहीं पे जॉब करते हो और आपको वहां का एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगता, या आपके कलीग्स आपको बुली करते हैं, परेशान करते हैं, बॉदर करते हैं, राइट। तो आप फिर वहां पे रिजाइन डाल देते हो कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे काम, यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, राइट। तो स्टूडेंट्स सर्कमस्टांसेस ही होती हैं जो इंसान को, हालात ही मजबूर करते हैं रिजाइन डालने के लिए। तो इसमें बाय सर्कमस्टांसेस दे नहीं रहा है, अजम्पशन लगाने को बोल रहा है आपसे, राइट। तो आप किसी मतलब आपको माहौल अच्छा नहीं लगा, एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगा किसी इंस्टीट्यूट का, फर्म का, कंपनी का, तो वहां के जो सर्कमस्टांसेस है वो आपको ऑब्लिगेट कर सकते हैं ना। तो आंसर सी होगा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कम टू द 10th वन, अगेन WH का क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माय प्रपोजल। अब सबसे पहले आप देखो अग्री के साथ टू कहां कहां नहीं है, यहाँ तो है, यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है, तो ये ड्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट अग्रीड टू, व्हाई माय प्रपोजल, यहाँ पे WH के बाद पहले ऑब्जेक्ट लिख रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाय यू, अब देखा जाए यहाँ पे यू को लिखने की जरूरत है, ठीक है। तो देखा जाए अगर हम एसएससी के एग्जाम की बात करें तो अजम्पशन है यहाँ पे बाय यू नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सो इतना भी बोलोगे आप, व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट अग्रीड टू, राइट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, इसमें डी को आप एलिमिनेट कर सकते हो। व्हाई वाज माय प्रपोजल नॉट अग्रीड टू, नो नीड टू यूज हियर बाय यू, राइट। अंडरस्टूड है कि मेरा प्रपोजल अग्री नहीं किया गया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, तो किसी के द्वारा ही नहीं किया गया होगा ना। बाय यू नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है, तो ए ज्यादा अप्रोप्रिएट करना है आपने इसमें, राइट। 11th बोल रहा है सर्कमस्टांस विल ऑब्लाइज मी टू गो, राइट। तो देखो यहाँ पे फिर पीछे वो सर्कमस्टांस को हाइड कर रहा था,
यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दे रहा है सर्कमस्टेंस विल ऑब्लाइज मी टू गो, सो आई विल ऑब्लाइज द सर्कमस्टांसेस एंड गो। ठीक है, तो आई विल ऑब्लाइज नहीं होगा, आई और बी के साथ स्टूडेंट्स शैल लगता है, राइट। ध्यान रखना आंसर है इसका बी, आई शैल बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम विल शैल भी लिखते हैं और साथ में हम उसके बी भी लगाते हैं, हम उसके साथ बी भी लगाते हैं और फिर बी लिख के जो है हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। सो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू गो बाय द सर्कमस्टांसेस, सो बी वुड बी द राइट आंसर। Come to the 12th one. We waste much time on trifles. Trifles होता है छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ट्राइफल्स मतलब पैटी इश्यूज को बोलते हैं। सो मच टाइम वॉज आएगा, यहाँ पे देखो वेस्ट लग रहा है, वेस्ट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, सो मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्राइफल्स या मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, राइट। तो सिंपली आप डी के साथ जाएंगे, सी भी नहीं करेंगे, सो मच टाइम इज वेस्टेड ऑन ट्राइफल्स, बाय अस लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। To the 13th one, Mohan gave the beggar an old shirt. So an old shirt was given to Mohan by the beggar. क्या beggar के द्वारा मोहन को दी गई या मोहन ने beggar को दी? तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि मोहन ने दी थी ना beggar को, मोहन को तो दी नहीं गई beggar के द्वारा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। An old shirt was given to the beggar by Mohan. The beggar was gave, ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे भी gave दे रहा है, यहाँ पे भी gave दे रहा है, दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, ऑप्शन बनेगा हमारा बी। So an old shirt was given to the beggar by Mohan. तो हमारा ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए प्लस लॉजिकली भी उसका वाक्य का मीनिंग आना चाहिए। आंसर जो है लॉजिकली प्लस ग्रामेटिकली दोनों तरीके से आपका करेक्ट होना चाहिए। 14th पे आ जाते हैं, they have made him a king, so he was made a king by them, he was या they have been made kings by him या a king has been made by him या he has been made a king by them। तो यहाँ पे बनना चाहिए था he was made a king by them बनेगा इसका आंसर। ठीक है, him का ही उठेगा स्टूडेंट, राइट। सॉरी बी नहीं होगा क्योंकि टेंस बदल रहा है, यहाँ तो हैव दे रहा है और यहाँ वॉज लगा रहा है, बी नहीं हो सकता है, राइट। तो अ किंग हैज बीन मेड बाय हिम, तो इसका सही उत्तर ऐसे बनना चाहिए, सारी ऑप्शन मुझे गलत लग रही हैं, ही हैज बीन मेड अ किंग बाय देम, डी आएगा इसका आंसर, राइट, क्योंकि हिम का ही उठाएंगे और उसके साथ फिर हैज बीन लगेगा, ही हैज बीन मेड अ किंग बाय देम, सो डी वुड बी द राइट आंसर, बाकी ऑप्शंस यहाँ पे गलत। कम टू द 15th वन, हु टॉट यू इंग्लिश? सो बाय whom, अब टॉट पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है, was वर्ब के साथ जाएंगे, सो बाय whom you were आएगा, क्या ये सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगी? नहीं जी, राइट। सो बाय whom टॉट है, बाय whom आर यू टॉट इंग्लिश, आर नहीं आ सकता क्योंकि सेकंड फॉर्म लग रही है, प्रेजेंट में जा रहा है, गलत हो जाएगा। सो बाय whom was इंग्लिश टॉट टू यू या बाय whom इंग्लिश was टॉट टू यू, तो फिर से वही बात है, इंग्लिश को पहले लिख रहा है, राइट। सो बाय whom was इंग्लिश टॉट टू यू, सी इसका सही उत्तर बनेगा। इंग्लिश नहीं आएगा, पहले पहले वर्ब लिखी जाएगी, बाय whom was इंग्लिश टॉट टू यू, राइट, ऐसे बनेगा। कम टू द 16th, हाउ कैन एनीवन डू दिस? सो मॉडल वाली टाइप है, कैन मॉडल है, इसका बी लगेगा पैसिव वॉइस में, सो दिस कैन बी डन बाय एनीवन, यहाँ तो क्वेश्चन पुट कर रहा है, क्वेश्चन है तो ये तो क्वेश्चन में जा ही नहीं रहा, एक ही क्वेश्चन फॉर्म है, एक ही जगह इंट्रोगेटिव साइन लग रहा है, दो जगह लग रहा है, दो जगह नहीं लग रहा है, तो पहली बात तो इंट्रोगेटिव साइन की वजह से ए और बी ड्रॉप हो जाएंगे। सो हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन या हाउ वाज, यहाँ पे टेंस की वजह से गलत हो गया, ऊपर मॉडल दे रहा है नीचे टेंस के साथ जा रहा है, गलत हो जाएगा, आंसर बनेगा सी। कम टू द 17th वन, आई विल नॉट डू दिस वर्क, सो दिस वर्क आई विल नॉट डू, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, लेट दिस वर्क नॉट बी डन बाय मी या दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी, तो हम लेट के साथ नहीं जाएंगे स्टूडेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ पे कोई इंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात नहीं करेगी, मैं लेट के साथ जाऊंगा, सो दिस वर्क विल नॉट बी डन बाय मी वुड बी द राइट आंसर। कम टू द 18th वन, दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, लेइंग डाउन, ले डाउन आर्म्स होता है हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना, सो आर्म्स आर नॉट बीइंग, यहाँ बीइंग के साथ जा रहा है, बिल्कुल गलत है, आर्म्स यहाँ हैव के साथ जा रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ फ्यूचर में चला गया, ये भी रॉन्ग है, तो सी आंसर बनना चाहिए, आर्म्स आर नॉट लेड बाय देम, राइट। कम टू द 19th वन, दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन,
So the house they have painted, right? Present perfect. The house green was painted. Tense change कर रहा है, wrong हो जाएगा. The house has painted green. The house has been painted green by them. या the house had been, इसमें tense बदल दिया, ये भी wrong हो जाएगा. The house has, अब यहाँ have painted the town green है, so the house has been painted green by them. C इसका सही उत्तर बनेगा. Come to the 20th. They visited the zoo last week. So the zoo was visited by them last week. यहाँ पे past perfect में चला गया, wrong हो जाएगा. यहाँ पे भी past perfect में जा रहा है, wrong हो जाएगा. यहाँ पे भी past में जा रहा है, passive बना रहा है, गलत हो जाएगा. तो B इसका बनना चाहिए. The zoo was visited by them last week. Come to the 21st. We all know that there is only one God. राइट. सो वी ऑल नो से आपको पता होना चाहिए डमी सब्जेक्ट इट से बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस. इनकी वॉइस डमी सब्जेक्ट इट से बनाई जाती है. हम सभी जानते हैं कि एक ही भगवान है, दैट देयर इज ओनली वन गॉड. अब यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे बी के साथ. इट इज नोन टू अस ऑल दैट देयर इज ओनली वन गॉड. ये स्टूडेंट इस तरह के जो वाक्य होते हैं ये डमी सब्जेक्ट इट की हेल्प से बनाते हैं. अगर यहाँ पे न्यू होता, सेकंड फॉर्म होती, तो बोलते इट वाज नोन. लेकिन क्योंकि ये फैक्ट है तो ये प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा, राइट, पास्ट में नहीं जाएगा. 22nd. People elected him mayor. So he was elected mayor by the people. Him was elected mayor the people. बिल्कुल wrong है. Mayor is elected by the people. He is elected by the people mayor. B आंसर जाएगा. He was elected mayor by the people. Right? So B could be the right answer. Come to the question number 23rd. Don't laugh at me. राइट. तो ये फिर से आ गया यहाँ पे ऑर्डर टाइप, ये इंपैरेटिव सेंटेंस है. तो यहाँ पे क्या हो सकता है? लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट. लेट मी बी लाफ्ड एट. राइट. तो इसमें ए में भी लेट मी बी लाफ्ड एट कर रहा है, तो डोंट लग रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली नॉट भी लगना चाहिए. लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट. ठीक है. नॉट यहाँ एट मिस कर रहा है तो गलत हो जाएगा. यहाँ आई एम के साथ जा रहा है तो गलत हो जाएगा. यहाँ पे नॉट डोंट है तो क्योंकि नॉट भी लगना चाहिए था तो गलत हो जाएगा. आंसर बी बनेगा. राइट. कम टू द 24th. आई सॉ हिम लिविंग द हाउस. सो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी. या ही हैड बीन, यहाँ टेंस चेंज हो रहे हैं, गलत हो जाएगा. ठीक है. सो ही वाज सीन, यहाँ टू बी टू लगा रहा है, टू नहीं लगता. तो ही वाज सीन लिविंग द हाउस बाय मी. बी इसका सही उत्तर बनना चाहिए. कम टू द 25th लास्ट क्वेश्चन. समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली. सो द बुल हैड बीन, यहाँ पे पुल्ड है, सेकंड फॉर्म है, हैड बीन नहीं आएगा. यहाँ पे द बुल वॉज टू बी पुल्ड, यहाँ वॉज टू कहाँ से आ गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. सो द बुल हैड बीन पुल्ड वायलेंटली, बिल्कुल गलत है. सो द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, दिस वुड बी द राइट आंसर. नो नीड टू राइट हियर. बाय समबडी, बाय समवन पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं. एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, वॉइस के अंदर सबसे ज्यादा हमें सेकंड फॉर्म पे ज्यादा एक्टिव वॉइस पूछता है एग्जाम में. सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगाई जाती है? पास्ट इंडेफिनिट में. पास्ट इंडेफिनिट के सबसे ज्यादा वॉइस बनते हैं. देखो ये 25 नंबर क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट है, ये सिंपल पास्ट है. राइट. उसके बाद ये तो चलो इंपैरेटिव का आ गया. यहाँ देखो ये पास्ट का है. राइट. उसके बाद ये प्रेजेंट, फैक्ट वाली बात है, प्रेजेंट का था, ये पास्ट का है. मतलब ज्यादातर इस क्लास में भी जो हमने क्वेश्चन देखे वॉइस के ऊपर जो हम क्वेश्चन करते हैं ना, आगे भी हैं 5 क्वेश्चन, आई थिंक 30 होंगे. सो बुरा द बॉय हैज, तो आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना कि सिंपल पास्ट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए. सेकंड फॉर्म आपने देखी नहीं कि आपको वॉज वर्ब में चले जाना है, कॉन्टिन्यूस देखा नहीं कि बीइंग का ध्यान रखना है. सो द बॉय हैज रंग द बेल. सो द बेल हैज बीन रंग बाय द बॉय. यहाँ पे वॉज में चला गया, फिर से वॉज में चला गया, यहाँ द बेल हैज बीन बीइंग में चला गया, गलत हो जाएंगे सारे. आंसर बन जाएगा ए. Come to the question number 27. He likes people to call him sir. So he likes to be called sir by people. He likes to be called, to be plus V3 होता है, गलत हो जाएगा. He likes people who call him sir, meaning change हो रहा है. To call him sir is liked by people, आंसर A होगा. He likes to be called, तो ये ध्यान रखना 2 plus B plus V3 का स्ट्रक्चर हमेशा ही पैसिव वॉइस में अप्लाई होता है. राइट. जैसे मैंने बोला you have to do it, so it has to be done by you, ऐसे बनाते हैं. Come to the question number 28. He added up the money and found that it was correct. So the money was added up and found to be correct. Correct it was found, बिल्कुल गलत. The money added बदल ही नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं बदल रहा, जबकि होना चाहिए पैसिव में, तब जाएगा ना ये अपनी
प्लेसेस बदलते हैं, वी का अस बनेगा, राइट। सो द मनी वॉज एडिड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, या इसमें इसने बाय अस नहीं भी लिखा है तो भी ये करेक्ट है। द मनी वॉज एडिड अप एंड फाउंड टू बी करेक्ट, बाय अस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, ऑलरेडी हैव बीन कट है तो ये बेसिकली पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सो समवन हैज बीन कट, नहीं। नो वन हैज कट, नहीं। द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट समवन, बिल्कुल गलत है, डी होगा, समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 30, विल शी टेल अस द ट्रुथ, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इज द ट्रुथ, क्या इज के साथ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, बी वाला क्वेश्चन मार्क में है ही नहीं सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा रहा पीछे। सो विल द ट्रुथ बी टोल्ड, टोल्ड टू अस बाय हर, या विल द ट्रुथ बी टोल्ड अस बाय हर। स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां से ऑप्शंस एलिमिनेट होती हैं। अब यहाँ पे आपका क्या नॉलेज चेक कर रहा है, कभी भी टेल वर्ब के बाद या टोल्ड वर्ब के बाद टू नहीं आता। आई टोल्ड यू या आई टोल्ड टू यू, तो ऑब्वियस है मैं आपको आई टोल्ड यू बोलूंगा ना, तो ये टू लगा रहा है आपसे, इसकी वजह से ये भी दम तोड़ गई ऑप्शन, आंसर बनेगा डी। सो विल द ट्रुथ बी टोल्ड अस बाय हर, टोल्ड के साथ टू प्रेपोजिशन नहीं आती है, राइट, ये आपने ध्यान रखना है। तो यही था स्टूडेंट्स, 30 क्वेश्चंस मैंने आपको इस सेशन में करवा दिए, क्लास 2 आपकी ले ली एक्टिव पैसिव वॉइस की एमसीक्यूज के ऊपर। इसके बाद इसका एक और सेशन रहेगा अभी 30 क्वेश्चंस का, फिर हमारा वॉइस चैप्टर ये डन हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूंगा नरेशंस की थ्योरी, पहले उसकी आपको टाइप्स बताऊंगा सेम एक्टिव पैसिव वॉइस की तरह, उसके टाइप्स की नरेशंस क्या होते हैं, नरेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसके अंदर S1 सन फॉर्मूले वाली टाइप पढ़ेंगे, फिर WH वाली टाइप को देखेंगे, देन हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप को पढ़ेंगे, देन ऑप्टेटिव वाली टाइप कैसे चेंज होती है नरेशन में, इंपैरेटिव सेंटेंस कैसे मॉडिफाई होते हैं, फिर आपके एक्सक्लेमेटरी कैसे होते हैं। तो टोटल नरेशंस के अंदर हमारे 5 to 6 टाइप्स निकलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना रहेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।